हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में एक और नई कहानी के साथ। तो चलिए इस मीठे एहसास के साथ आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। मेरी बेटी मेडिकल स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे फिटकरी मंगवाती और मुझे कहती, टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, ट्राई करती हूँ। एक दिन पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास में पढ़ती थी मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें एक राज का पता चलेगा। अगली रात में छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अगले लम्हे मेरी जान निकाल गई जब मेरी बेटी ने वो फिटकरी, हम गरीब लोग थे और इस गरीबी ने रोटी तो हमसे छीन ली होती, लेकिन हमने इसे अपने पाप छीनने की इजाजत नहीं दी थी। इसलिए तो हम दोनों मियाँ बीवी नियम तिहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था, और अब हमसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को ये शौक था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इस तरह हमारी बेटी की दिल की ख्वाहिश थी, और इसके लिए वे बेचैनी से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे और बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा एक ही 2 कमरे का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों मियाँ बीवी सोते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि इसकी पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है कि रात रात भर जागना भी पड़ता है, और अब बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें इस पर बहुत गर्व भी हो रहा था। एक तो हम गरीब थे, दूसरा हमने सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि इसके साथ ही साथ हम इसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए इसे अकेले कॉलेज जाने की इजाजत भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी हमें सुननी पड़ रही थी, और यह बातें तो सबसे पहले हमें सास ससुर और फिर देवर देवरानी ने ही करनी शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे पति को किसी की बातों का कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्जी के साथ नहीं हैं और हमसे पूछकर अपनी जिंदगी और अपनी औलाद के बारे में फैसले नहीं करते, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला बदलते, या उनकी बातों के डर से अपनी इतनी बड़ी मेहनत और काबिल बेटी को घर की चार दीवारी में कैद करके बैठा देते। आप लोग बातें भी कब तक करेंगे? आखिरकार थक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ जाएंगे, और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग फक्र से कहते फिरेंगे कि हमारी बेटी है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है, और सास और ससुर भी कहेंगे कि उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी के मेडिकल की खर्चा और लोगों की बात बर्दाश्त करते थक जाते थे, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते, और मासूम की खुशियां हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से छुपाते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती खुशियों को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी, और हमारी बेटी का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। इस रोज हमने पूरे मोहल्ले में जलेबियां बांटी थी। अब 4 साल की पढ़ाई के बाद हमारी बेटी ने काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला यह था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज रोज यह सब इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकते थे। एक बहुत बड़ी परेशानी थी। आखिरकार बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद अपनी बेटी के टीचर के मशवरे से यह हल निकाल दिया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज रोज का कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर पढ़ेगी। आखिर 4 साल की ही तो बात है, बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्पिटल से घर आ जाती और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ बिताने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इस तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल अच्छे से गुजर गया और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबी समेटती रही। लेकिन जैसे ही इन छुट्टियों के बाद उसकी पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, तो हॉस्टल के वापस आने के बाद मेरी बेटी ने अजीब हरकत करना शुरू कर दी थी। जब छुट्टी पर आती एक दिन के लिए तो मुझसे कहती, माँ मुझे बाजार से थोड़ी सी फिटकरी ला दो। जब मैं उससे पूछती कि फिटकरी का क्या करना है, तो वह हर बार यही कहती कि टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, मुझे वही तजुर्बा कर कॉलेज लेकर जाना है।
मैं बेटी की बात मान लेती और इसे फिटकरी लाकर दे देती। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में मेरी बेटी ने यही रूटीन रखा तो मुझे परेशानी सी हो गई। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था जो पिछले 2 महीनों से पूरा नहीं हो रहा था? और वे कैसे टीचर था कि हर हफ्ते एक ही काम देकर देखता रहता था। सोचती कि हो सकता है कोई काम होता ही हो। फिर मुझे 5वीं क्लास, औरत को क्या पता मेडिकल और मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है, लेकिन दिमाग में सवाल जगह बना ली थी। इसलिए इस बार जब बेटी आई और उसने फिर से तजुर्बे को कहा कि फिटकरी मंगवाई तो मैंने पूछ ही लिया कि हर हफ्ते में एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी थोड़ा सा घबरा गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि माँ, एक काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वे सारा ठीक ना हो जाए, और फिटकरी पर करने वाला तजुर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और टीचर कहते हैं कि तजुर्बा नाकाम रहा, इसलिए जब तक तजुर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक यह काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतना लंबे सारे जवाब ने मेरी तसल्ली करा दी और मेरे दिल के सारे शक और सारे सवाल खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फिटकरी लाकर दे दी। एक रात हमारे पास घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई, जिसके जाने के बाद पीछे से मैंने इसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब वे चीज देखने के बाद से मेरी अपनी बेटी पर आंखें बंद करके किए जाने वाला भरोसा डगमगा रहा था। आखिर कुछ तो ऐसा था जो कि मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी यह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल ही पैदा होता था, या फिर जो कुछ भी था इसे पूछना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल तरह तरह के संदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत सी बुरे ख्याल आ रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वही चीज उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाएं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वे कभी भी मुझे सच ना बताती, तो ऐसा कौन सा रास्ता था जहां से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल का तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में ख्याल आया और मैं खुश हो गई कि मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती थी। मैं फौरन उठी, अपनी चादर ली और घर के बाहर निकल गई और उसके घर पर गई जो मेरी बेटी की क्लासमेट थी। वह भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी उसी कॉलेज में, लेकिन वह हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोजाना ही आ जाती थी। शेख साहब अपनी बेटी को खुद अपनी गाड़ी में छोड़कर जाते थे। शेख साहब के घर उनकी बेटी से मिली मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया। मैं एक बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों के मसले में उनके यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी का घर दिखाया था। मैंने सारा मामला उसे बताया। उसने बहुत सी मेरी बातें सुनी। जैसे ही मेरी बात पूरी हुई वे परेशान हो गई। मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ा और वह चीज भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। उसने उसे बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, कॉलेज में मेरी बेटी पर नजर रखेगी और उसकी सारी गलतियों पर मुझे आगाह करेगी। मैंने उसे भी बताया था कि मेरी बेटी हर हफ्ते मुझसे यह कहकर फिटकिरी मंगवाती है कि उसे कोई प्रैक्टिकल करना है। यह सुनकर हैरान हुई और कहने लगी कि उन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। जब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ जरूर है और मेरी परेशानी एकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी हालत देखकर मेरी बेटी की दोस्त ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करो, मैं जरूर असल बात मालूम कर लूंगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को भी सही रखने की कोशिश करूंगी। इसलिए मुझे कहा था मैं वह चीज वहीं वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहां से वह मुझे मिली है, ताकि मेरी बेटी को शक ना हो, हमें किसी बात का इल्म हो। मैंने ऐसा ही किया और मैं घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैरियत की दुआ मांगना। इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बेचैनी सी होती। हफ्ते गुजरने का इंतजार था। अब हॉस्टल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ न कुछ मसलों की खबर तो होती। वक्त गुजर गया और हफ्ते की शाम को मेरी बेटी एक दिन छुट्टी पर रहने के लिए आ गई। मैंने अपनी बेटी को सर से पैर तक देखा
मुझे किसी भी तरह का बदलाव नजर नहीं आया, बल्कि पहले जैसी थी उसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा ही था। कुछ ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता, लेकिन मैं भी क्या करती। जब से बेटी के कमरे से वह चीज मिली थी, मेरे दिल में शक का उबाल आ गया था। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि फिटकरी मंगवाई कि मुझे कोई तजुर्बा करना है। मैंने भी कुछ सवाल जवाब किए बगैर से फिटकरी लाकर दे दी और खुद खामोशी से शेख साहब की बेटी का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आ जाए तो वह मेरे घर आएगी। और जो सारी बात इस दौरान मालूम हुई, मुझे इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब शेख साहब की बेटी हमारे घर आई हुई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को जगाने की जरूरत नहीं। वे मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझसे बताया वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तबीयत की कल्पना तो बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर वे इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी। मैं हैरान और परेशान थी, सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी वह दुनिया में तो बदनामी लगता है, और आखिर का अंजाम बर्बादी का ही था। सर पकड़कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और देखकर शेख साहब की बेटी ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी आप इस तरह परेशान ना हो, बल्कि इस मसले का हल सोचो और ऐसा करें कि एक रात छुपकर अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें वो रात को क्या करती है। इस तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख भी लेंगी और ये भी बेहतर जान सकेंगी या फिर इस मामले से अपनी बेटी को किस तरह निकालें। मैंने शेख साहब की बेटी की बात मान ली और शाम को तो मेरी बेटी के हॉस्टल वापस जाना था, इसलिए मुझे फिर 1 हफ्ते का इंतजार करना था और मैं इंतजार करने लगी। अगला हफ्ता जब मेरी बेटी घर रहने आई तो उस रात मैं चुपके से बेटी के कमरे में चली गई और अगली शाम ही मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले 1 हफ्ते से दुआ कर रही थी कि जो कुछ भी मेरी शेख साहब की बेटी ने बताया है वे सब झूठ हो और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर न देखना पड़े जो इन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस कि मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी नजरों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वह रात बहुत परेशानी में गुजारी थी। वे शेख साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई न कोई हल मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उल्टा मेरे पहले की अकल भी जो भी वह भी जा चुकी थी। लेकिन यह बात गनीमत थी कि अभी मेरे पति को इस बारे में कुछ पता नहीं था। एक बार तो मैंने जान ही ले ली थी क्या मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती, लेकिन जिस दलदल में गिरती जा रही थी शायद वह उसे निकाल सकती थी। मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने पति से सारे मामले को छुपाकर रखूंगी और शेख साहब की बेटी से विनती करूंगी कि जहां उसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से वाकिफ किया, इस तरह मेरी बेटी को इस दलदल से निकाले और मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से शेख साहब के घर मौजूद हुई। मैंने रोते हुए शेख साहब की बेटी से कहा कि वह मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वे एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी, अगर उसे वहां से निकाला नहीं गया तो इसकी मौत भी मुमकिन थी। और यह भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बेटी और लड़कियां इस दलदल में धंस चुकी हैं और इनकी मदद की जाए, इन्हें इस दलदल से निकाला जाए और उन्हें सही और गलत की तमीज सिखाई जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। इस सब में हमें बड़े और समझदार इंसान की मदद की जरूरत थी और हमारे सामने इस वक्त शेख साहब के अलावा कोई नहीं था। इसलिए मैंने और शेख साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए शेख साहब से बात करने की फैसला किया और उनके पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता दी। शेख साहब सुनते ही तौबा करने लगे और कानून को हाथ लगा जाने लगे और नाराजगी का इजहार करने लगे। मुझको शर्मिंदगी हुई कि शेख साहब मदद करने से इनकार ना कर दें, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और शेख साहब के दिल में उपकार ने रहम डाल दिया था, इसलिए मैं मदद करने पर तैयार हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की छत से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले को जल्दी खामोशी से ही करना था। इसलिए शेख साहब ने कुछ सोचा और फिर अपने जानने वाले पुलिस को फोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। अपने तौर पर मामले की तफ्तीश करने की दरखास्त की। शेख साहब ताल्लुकात की वजह से पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सारे मामले की हकीकत
करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात हुई थी कि सुनने वाले के दिल कांप जाए। शेख साहब ने अपनी बेटी को भी कॉलेज से निकलवा दिया और दूसरी जगह दाखिला दिलवा दिया। यहाँ की तालीम इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजते और शेख साहब एक शरीफ और इज्जतदार इंसान थे और उन्हें वही किया जो एक बाप को करना चाहिए था। पुलिस ने किसी का नाम बताए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मजबूत केस बनाया था और करते धरते दूसरे उस्ताद के खिलाफ तैयार किया था कि कोई भी मुजरिम बचकर निकल ना सके और जवानों को गुमराही का शिकार न कर सके। इसके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवा लिया था और अब चूंकि मामला ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने अपने पति को भी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारे मामले से आगाह कर दिया, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरे पति चंद लम्हों के लिए तो कुछ ही नहीं बोल सके और जब होशो हवास में थोड़ा बेहाल हुए तो उसने तेजी से आकर बेटी को डांटना शुरू कर दिया तो पहले ही उसकी आवाज से सहमी और बेहोश हो गई। मेरे पति ने ज्यादा गुस्से में थे कि बेटी को माफ करने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए जब मैंने उनसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, तो वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। लेकिन हालात कैसे भी हों, औलाद तो औलाद होती है और हमारी इकलौती बेटी थी, इसलिए ज्यादा देर तक दिल पर पत्थर नहीं रख सकी। इसलिए हम बेटी को इलाज के लिए शहर ले आए। यहाँ पर एक बार फिर शेख साहब ने फिर मदद की। हमारी बेटी सही होने लगी। हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफी मांगती थी। माँ बाप थे, हमने इसके माफी मांगने से पहले ही इसे माफ कर दिया था। इसका क्या फायदा था? हमारा ख्वाब तो चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। इस पर खर्च करने के लिए हमारे पास रकम भी नहीं थी और ना ही हमें पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे उस रोज सफाई करते वक्त कुछ पुड़िया नजर आई और फिर ये सब क्या था और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी की कभी ये सामान खरीद कर दिया ही नहीं था। लेकिन अब इसे खोलकर देखते ही मेरे होश उड़ गए। वे सारी नशे की पुड़िया थी और इस तरह की रखी हुई थी जैसे उसे खोलने से फिटकरी जैसी लगती थी। नशे का मेरी बेटी से क्या काम था? मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजुर्बे के लिए चाहिए होती हैं। बस यही पूछने और अपने दिल को तसल्ली के लिए शेख साहब की बेटी के पास चली गई। लेकिन उसने मुझे बताया कि नशा तो क्या, हमें तो कभी फिटकरी की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशान देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि मुझे बात बताकर रहेगी और जब उसने कॉलेज में मेरी बेटी का पीछा किया और पता लगाया तो जो बात सामने मुझे बताई और साथ ही साथ मुझे यह भी बताया कि मुझे छुपकर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकरी का क्या करती है। और दरअसल मेरी बेटी इससे बेखबर थी और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल की वार्डन और क्लास के चंद स्टाफ के साथ और कॉलेज के चौकीदार मिले हुए थे। वे खुलेआम कॉलेज में नशा बेचते थे। उनका टारगेट ज्यादातर लड़कियां होती थी जिन्हें नशे के जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी उनके हाथ लग गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच दिया और मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर मेरी बेटी को रकम देने की बजाय नशा कराने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और नशे के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए वे इनके झांसे में आती रही और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही। और मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की लड़कियां शिकार हो चुकी थी और उनका इस्तेमाल करते थे। मेरी बेटी वैसे तो बहुत सुधरी हुई थी और उसमें इंसानियत थी, अपने बाबा के सपने की कुर्बानियां भूल ही चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत उसमें बाकी थी कि वह हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसलिए जो भी नशे की पुड़िया घर लाती उनमें फिटकरी पीसकर इस तरह मिला देती कि देखने पर नशे की पुड़िया नजर नहीं आती और उसका नशा भी पूरा हो रहा था। इसलिए वह मुझसे मेडिकल के तजुर्बे के लिए फिटकरी मंगवाती और इस तरह इस्तेमाल करती। उस रात जब मैं बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फिटकरी पीसकर नशे की पुड़िया में डाल रही थी। यह नशा कॉलेज में पकड़ा न जाए घर पर, लेकिन इस रोज मेरी बेटी नशे की पुड़िया घर पर भूल गई और फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुल गई। लेकिन अफसोस की बात तब खुली
जब पानी सर के ऊपर जा चुका था और वह बेहाल हो चुकी थी। इसने नशा भी छोड़ दिया है, लेकिन उसके डॉक्टर न बनने की वजह से मोहल्ले वाले रिश्तेदार आज भी तरह तरह की बातें करते हैं और हमारा दिल जलाते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और इसी तरह की मजेदार कहानी डेली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।